क्वेश्चन में हमको ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के और समांतर है, इसका नाम क्या दिया हुआ है आकृति का? EF। और ये जो EF है ये समांतर है सीडी। मतलब समझने वाली बातें क्या है कि AB समांतर CD के और समांतर EF की, मतलब ये तीनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। क्या है ये? मैथ में समांतर का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? अगर कहीं मैथ में ऐसा चिन्ह बना है तो मतलब आपको समझ जाना है कि समांतर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? समांतर की बात कर रहा है, ठीक है। तो AB समांतर है CD के, समांतर है EF के। तीनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं। और मैंने आपको एक चीज अलग से बताया था, आप शायद उस टाइम ना समझ पाए हो कि सर हमको आप ये चीज क्यों बता रहे हैं। मैंने बताया था जब कभी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं, जिसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होता है, ये और ये एकांतर कोण होता है। बताए थे ना? तो वही तो प्रोसेस, यहाँ 3 समांतर रेखाएं काट रही है तो यही तो बात है। तो इसमें भी एकांतर कोण बनेगी। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो हम बताए थे 8 कोण बनते हैं। वैसे यहाँ पे भी आप ध्यान से देखें तो मैं बता रहा हूं आपको कि यहां भी कोण बनेंगे। तो कोण x और कोण z एकांतर कोण हो जाएंगे। एकांतर कोण वे कोण होते हैं जो एक ही रेखा के अगल बगल होते हैं। बताए थे ना? तो लिखेंगे कोण x बराबर कोण z। किस नियम से? एकांतर कोण। ये कौन कोण हो जाएंगे भाई? एकांतर कोण बताए थे। एकांतर कोण वे कोण होते हैं जो एक ही रेखा के अगल बगल बनते हैं। मतलब है इस साइड बनेगा तो ये वाला इस साइड, ये एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये हो गया एकांतर कोण बराबर हो गया। अब हमें इसने क्वेश्चन में आखिर क्या चीज प्रूफ करना है, जरा इस बात को मैं देखता हूं कि क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। और हमें क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, एक रेशियो दिया है। क्या दिया है? एक रेशियो दिया है। बोला है y रेशियो z बराबर 3 संबंधे 7। दिया हुआ नहीं ये चीजें। अब ध्यान से आप देखिएगा, मैं आपको बताया था कि जो रेशियो होता है वो किसी संख्या को काटने पर आता है। क्या होता है? मैंने लिखा 16 रेशियो 8, तो ये एक्चुअल रेशियो नहीं, तो इसको काट न दें। 2 8 16, 2 चौको 8, अभी भी ये एक्चुअल रेशियो नहीं है, इसको काटेंगे। 2 चौको 8, 2 गुना के 4, अभी भी ये एक्चुअल रेशियो नहीं, इसे फिर से काटेंगे। अब ये एक्चुअल रेशियो हो गया। तो कोई तो संख्या थी जो दोनों में कॉमन थी, तभी तो कटा है ना? एक बार में भी काट सकते हैं। आप 8 1 कम 8 करिए, 8 दूनी 16 कर दीजिए, तो कोई संख्या कॉमन तभी तो कटा है। तो इसीलिए अनुपात जब भी दिया होता है तो अनुपात के साथ कोई न कोई संख्या कॉमन होती है, इसलिए उसके साथ हम x या y कुछ मान लेते हैं। तो यहां से y का वैल्यू क्या होगी? बताया थे अनुपात में पहला वाला पहले वाले के बराबर और दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर। तो y बराबर ये 3 है, इसको हम x मान लेते हैं अनुपात में। y बराबर 3x और z बराबर 7 है। ठीक, इसी बात को हम लिख दें। तो y संबंधे z बराबर 3x संबंधे 7x दिया है, तो y बराबर 3x हो जाएगा और z बराबर 7x हो जाएगा। अब देखिए, अब एकदम आसान हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आगे हमें क्या चीज प्रूफ करनी है?
इतना चीजें तो यहां से यहां तक हो गया। चलिए एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स कौन है? ये है। बस ध्यान से देखें, एक चीज बताया था रैखिक के बारे में आप लोगों। रैखिक क्या होता है? जब रेखा पर एक ही बिंदु पर कोण बनते हैं, जब एक ही रेखा की एक ही तरफ एक ही बिंदु पर बने कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं। ध्यान से देखो, ये कोण है और ये कोण है, ठीक। ये आपस में जो कोण है इनको हम लिखते हैं। अगर मैं बात करूं कोण x की कोण y की, तो कौन कोण है बताओ? ये दोनों कौन से कोण के अंतर्गत आते हैं? अंतः कोण। कौन कोण? अंतः कोण। रेखा के अंदर है, एक ही तरफ है, तो किसी रेखा के अंदर एक ही तरफ बने कोण अंतः कोण कहलाते हैं। तो कोण x प्लस कोण y, अंतः कोणों का योगफल भी 180 अंश के क्या होता है? अंतः या योगफल 180 अंश के बराबर मान लो नहीं भी होता है। एक सीधी रेखा है ना, एक सीधी रेखा पर 180 अंश का ही तो कोण बनता है। यहां तक ठीक है? अब ध्यान से देखना, अब जहां पर आपको ये दिया हुआ है कोण x दिया हुआ है, ठीक, तो कोण x किसके बराबर है? जरा सा हम लोग और कुछ इसमें दिमाग लगाते हैं। ये जो कोण x किसके बराबर? z के। तो जहां पर कोण x लिखा है वहां पर हम z लिख सकते हैं। तो एंगल z प्लस एंगल y बराबर में 180 डिग्री। अभी फिलहाल कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब क्या हम यहाँ से z और x y का मान रख दें? y किसके बराबर है? तो जहां y को न्योता मिला है वहां पर 3x खाना खाने जा सकता है। मतलब जहां पर y की वैल्यू है वहां पर हम 3x रख सकते हैं। तो यहाँ y के प्लेस पे हम 3x रख सकते हैं, प्लस z के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं? 7x बराबर 180। 7 and 3 10x बराबर 180, x बराबर 180। अब ध्यान से देखना है, ये 10 इसमें क्या कर रहा है? इधर आगे क्या करेगा? 0 0 कट गया। x का मान कितना आ गया? हमें x के मान नहीं ज्ञात करने हैं जी, हमें तो y और z के मान ज्ञात करने हैं। तो अगर 3x है ना, x का मान निकाल लिए, ये x का मान मिला के हम रख देते हैं। तो x का मान 18, तो y का मान क्या निकल जाएगा? पूरा 54 डिग्री। और यहाँ पे 7 इंटू एक्स का मान रख दो 18, तो 18 सते 126 कितना होगा? ठीक, ये हो जाएंगे आंसर। नोट कर लीजिए। y संबंधी z बराबर हमने x मान लिया। ध्यान से देखना है, या आप इसे कुछ और रेशियो मान सकते हो, x ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये दोनों अंतर कोण है, तो कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री है। क्योंकि कोण x बराबर है किसके? कोण z के, इसलिए जहां कोण x लिखा है वहां हम कोण z प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। कोण z कहां गया? देखो, अब ध्यान से क्या देखना है कि कोण z का मान किसके बराबर है? तो z के प्लेस पे 7x। कोण y का मान किसके बराबर है? तो यहाँ पे 3x बराबर 180 अंश, तो 10x बराबर 180 अंश, तो x बराबर 18 अंश। ये जो कट गया यहाँ से, यही ना। अब इसी x का मान रख दो इसमें, तो ये तो y का मान है ना, ये y बराबर 3x होगा।
भाई यही ना होगा, y बराबर 3x और z बराबर, इसी x का मान रखेंगे तो y z का मान निकलेगा। तो 3 इंटू, ध्यान से देखो, x का मान क्या रख दें 18, 18 क्या है 54, यहाँ 7 इंटू एक्स का मान क्या रख दें 18 से 126। अब देखो z का मान कितना आ गया, और z किसके बराबर है, तो जहां कोड z है वहां कोड s लिख सकते हैं। बुक में देख लीजिए दिया है इतना, नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है कि ए बी, ये समांतर का चिन्ह होता है, ए बी समांतर है सी डी के। तो पहला इसमें आप लोगों को डाउट हो सकता है कि सर ये तो 11 लिखा हुआ है, इसको आप समांतर क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि अगर ये 11 होता तो 11 कौन संख्या है, चर की अचर, अचर है, और ए बी और सी डी कौन संख्या होगी। तो क्या चर और अचर संख्या अगर कहीं लिखा है x 11y, तो क्या ये कोई एक्चुअल में कोई संख्या बन रही है। x 21 एक संख्या होती है, 1 1 5 5 ये भी एक संख्या है, ये कौन सी संख्या है। तो अगर यहाँ पर ये समांतर न हो कि 11 रहेगा तो क्या इस संख्या का कोई अस्तित्व होगा, बताइए। x 11y कौन संख्या है, एक चर और एक अचर मिलकर कौन संख्या बनाएंगे बताइए। एक चर और एक अचर मिलकर कोई संख्या तो बनाएंगे नहीं, इसीलिए इसको हम 11 नहीं पढ़ेंगे बल्कि समांतर पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम इसको समांतर पढ़ते हैं तो इसका मतलब निकलता है कि ए बी रेखा समांतर है सी डी के, समांतर मतलब समान अंतर पे है। और देख लीजिए ए बी रेखा समांतर है सी डी के, जहां जितना इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ है उतना ही अंतर यहाँ है और उतना ही अंतर आगे भी होगा। ए बी समांतर है सी डी की, तो चूंकि ये चर के बीच में दिया है इसलिए इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, समांतर पढ़ेंगे, 11 नहीं पढ़ेंगे। ये डाउट क्लियर हो गया। अगर 11 पढ़ेंगे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा थोड़ा बात, ये EF परपेंडिकुलर सी डी, ये परपेंडिकुलर का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत। क्या मतलब होता है, लंबवत या लंब है। क्या है, लंब है। इसका मतलब देखिए जो पहले लिखा है, हम एक एक बात लिखवाएंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब कुछ लिखवाएंगे। इसका मतलब समझना है, EF परपेंडिकुलर सी डी। EF जो पहली वाली संख्या होती है वो लंब होती है, EF लंब है सी डी पर। सी डी है यही सी डी। तो क्वेश्चन ये कुछ हमसे कह रहा है कि EF जो है, ये सब एक एक बात है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन तो अभी लगवा देंगे, लग जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मेन यहाँ पॉइंट समझना है कि मैथमेटिक्स के भाषा को, लैंग्वेज को समझा कैसे जाता है। EF परपेंडिकुलर सी डी मतलब कि EF जो EF है, ये EF लंब है सी डी। देखो लंब है, ये इस रेखा पे लंब है, तो EF मतलब ये लंब है किस पर, सी डी पर। यही इसका मतलब है। समझ गए बातों को। अब आगे ध्यान से देखिए, अब फिर से वही बात आई, सर एकांतर कोण। कौन को, एकांतर कोण। एक ही रेखा के अगल बगल बने कोण कौन कौन कहलाते हैं। तो अगर अब देखो दिया है कोण GED, किनारे के मान उसके स्थिति को दर्शाते हैं और बीच वाला मान एक्चुअल मान होता है। तो GED जो पहले होता है वही शुरुआत करते हैं ना, शुरुआत करो चलो। G E और D मतलब इसका मान, पूरे का मान है ना, कितना दिया है, देखो बीच में ही है, इसीलिए E की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू
कोण ई का मान दिया है 126 अंश। अब एक बात और आप समझे, क्वेश्चन में इतना घुमा के देने की क्या जरूरत है? वो डायरेक्ट ही दे सकता था कि कोण ई बराबर 126 डिग्री। उसको क्या जरूरत थी लिखने की कि कोण जीईडी बराबर 126 डिग्री? कौन बताएगा? मैं एक एक बात बता रहा हूं, डिटेल में, डीप में पढ़ा रहा हूं आपको। कौन बताएगा इस बात को? अब देखो ध्यान से, कोण ई बराबर 126 डिग्री है, डायरेक्ट वो लिख सकता था, लेकिन वो इस बात को पूरा लिखा। अगर वो लिखता कोण ई बराबर 126 डिग्री तो कुछ लोग कहते हैं कि सर 126 डिग्री ये दिया है, कुछ लोग कहते सर 126 डिग्री ये नहीं ये दिया है, कुछ लोग कहते नहीं सर 126 डिग्री तो इसका मान दिया है। अगर वो सिर्फ कोण ई लिखता तब, इसीलिए वो पूरा कंफर्म कर दिया। क्या कर दिया? कंफर्म कि कौन सा मान दिया है, कोण जीईडी, मतलब जी से शुरुआत करिए, ई पे जाइए और डी पे जाइए, यही मान दिया है ना। तो जब कभी मान कंफर्मेशन नहीं होता है तो उस मान को, उस एक्चुअल वैल्यू को कंफर्म करने के लिए ये दो मान देते हैं उसके अगल बगल। तो ये दो मान उसके स्थिति को बताते हैं और बीच वाली वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है। सब में जितना आप मैथमेटिक्स के सवाल लगाओगे ये बातें समझ में आई। और जहां पर निर्धारित हो जाएगा, मान लो कहीं एक ही रेखा से बन रही है, अगर इसी कोण का मान है तो डायरेक्ट लिख देगा कोण ई बराबर इतना। और जहां पर निर्धारित करने में दिक्कत होती है वहां पूरी वैल्यू लिखता है। ठीक ना? नहीं, वो अंतर होता है। किसी एक ही रेखा के अगल बगल बने कोण कौन कोण कहलाते हैं? तो अगर ये 126 है तो ये भी कितना होगा? क्योंकि एक आंतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक। अब देखो, अब हमें क्या करना है बता रहा हूं आपको। पहले हमें मान रखना है तो पूरी बड़ी वाली रेखा ले लो। अगर हम यहां पे एक मान निकालना चाहें, कोण CEF, देखो ध्यान से, अगर हम इन दो छोटे कोणों को जोड़ दें तो क्या हमें बड़ा वाला कोण मिल जाएगा? अगर हम इन दो छोटे कोणों को क्या कर दें, ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर हम इन दो छोटे कोणों को जोड़ देते हैं तो क्या हमें बड़ा वाला मान मिल जाएगा? तो लिखेंगे एंगल DEF प्लस एंगल DEF प्लस एंगल FEG बराबर, इसको और इसको ऐड किए हैं। अब ये पूरा बड़ा वाला मान मिलना चाहिए हमको ना, तो एंगल GED, दो छोटे कोणों को देखो जोड़ा है, DEF मतलब इसको जोड़े हैं पहले और उसमें इसको जोड़ दिए हैं FEG। इन दो छोटे कोणों को जोड़े हैं तो पूरा बड़ा वाला कोण मिल गया है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए मान रखते हैं तो पहले FEG, DEF दिया है ना, DEF यही तो है। तो बताया था क्वेश्चन में कि FE लंब है CD पर, तो इसका मान कितना डिग्री होगा? देखो यही तो देखा है ना। इस पूरे का मान, यहां से यहां तक का मान कितना डिग्री है? हमको बस इतना का मान चाहिए। कितने का मान? बस इतने का मान चाहिए, यहां से यहां तक का। तो ये कितना अंश बन रहा है? को 90 अंश। बताए थे कि जब कोई रेखा ऐसे हो और उस पर एक रेखा, तो ये कितना अंश बनता है हमेशा? अब 90 अंश में कुछ जुड़ेगा तो मिल जाके 126 होगा। तो जहां पर कोण BEF लिखा है वहां पे हम 90 अंश लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये एक सीधी रेखा है
कोण जी ई एफ, तो इसके प्लेस पे हम 90 अंश लिख सकते हैं, प्लस आगे बढ़ सकते हो, दिक्कत देखने की, प्लस अब देखो कोण एफ ई जी दिया है, कोण एफ ई जी, कोण एफ ई जी बराबर कोण जी ई डी, कोण जी ई डी पूरा पूरा बड़ा वाला कोण, तो इस पूरे बड़े वाले कोण का मान कितना डिग्री है, तो यहाँ 126 डिग्री लिख दिए। तो कोण एफ ई जी बराबर 126, ये इधर किसमें है, इधर या किसमें हो जाएगा, तो कोण एफ ई जी बराबर 126 में से 90 जाए 36 डिग्री। चलो तो कोण एफ ई जी कहे या कोण जी ई एफ कहे, देखो एफ ई जी तब भी यही कोण आ रहा है और जी ई एफ तब भी यही कोण आ रहा है, तो कोण एफ ई जी कहे या कोण जी ई एफ, क्योंकि बताए थे इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं था किनारे वाली, ये बस उसके स्थान को बताता है, मेन बीच वाली वैल्यू एक्चुअल वैल्यू। थोड़ा देखो ध्यान से, हमने कहा कोण एफ ई जी, क्या कहा हमने, तो कोण एफ ई जी यही कोण ने कहा मैंने भाई, मैं कलर से निकल देता हूं, ये सी डी ये जी है, यही है भाई। अब देखो मैंने कहा कि कोण एफ ई जी, क्या कहा, एफ ई जी यही ना होगा, देखो इसी कोण की बात कहा, या फिर मैंने ये ना कर कुछ और कर दिया, मैंने कह दिया कोण जी ई एफ, तो जी शुरू करेंगे जी ई तभी तो यही कोण आया। तो जो किनारे के वैल्यू होते हैं वो बस उसके स्थिति को दर्शाते हैं, बीच वाला मान एक्चुअल मान, तो कोण एफ ई जी कहे तब भी यही बात है, चाहे कोण जी ई एफ कहे तब भी यही बात है। तो कोण जी ई एफ का मान या एफ ई जी का मान कितना आ गया, मतलब ये वाला मान क्या हो गया। अब ये दोनों मान हमको निकालने हैं, आप यहां तक नोट करिए पहले। कोण जी ई एफ का मान निकल गया। अब पूछा है कोण ए जी ई का मान, तो अगर ये एकांतर कोण से बराबर होगा तो कोण ए जी ई का मान भी कितना हो जाएगा, कोण ए जी ई बराबर 126 डिग्री, पहला मान निकल ही गया, तीसरा मान भी निकल गया, कोण जी ई एफ बराबर 36 डिग्री। ठीक, अब एक मान और कौन निकालना है, कोण जी ई एफ, यही ना, यही मान निकालना है, कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ जी, ठीक है ध्यान से देखो। अब ये तो ठीक है ना, ए जी इसी का मान है। अब देखो एक ही रेखा पर एक ही बिंदु पर बने कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं, इनका मान 180 अंश के बराबर होता है। तो कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई या कोण ई जी एफ, कोण ए जी ई ये वाला कोण प्लस कोण एफ जी ई ये वाला कोण, कोण एफ जी ई देखो ए जी ई यही निकला, और यहां से देखो कोण एफ जी ई यही निकला, तो इन दोनों का योग कितने अंश के बराबर होगा, रैखिक युग्म, किस हिसाब से, रैखिक युग्म। तो ए जी ई का मान कितना है 126 अंश प्लस एफ जी ई
बराबर 180 अंश, तो कोण एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126, तो कोण एफ जी ई बराबर 10 में 6 जाए 4 और ये 7 में 2 जाए 5, 54 डिग्री। नोट कर लीजिए, तीनों मान निकल गए ना।